हेलो बच्चों, पिछले पार्ट में आपने यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा था। अभी आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ था यूरोप में। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास कई अन्य उपनिवेशों की तरह उपनिवेश विरोधी आंदोलनों से जुड़ा हुआ था। जो है पिछली कक्षाओं में आपने जो है 1920 तक के दशक का अध्ययन किया था जो है राष्ट्रवाद के बारे में। और अब हम लोग अध्ययन करेंगे असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। और हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए, इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दी। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला विश्व युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था, इसने एक नई राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पैदा कर दी थी। भारत में युद्ध के दौरान विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा था भारतवासियों को। रक्षा खर्चे में वृद्धि हो गई थी, रक्षा खर्चे में इजाफा हुआ था और करों में वृद्धि कर दी गई थी, आयकर भी बढ़ा दिए गए थे, लोग परेशान थे। युद्ध के दौरान कीमतों में भी वृद्धि हुई थी, यहाँ तक कि कहा जाता है कि 1913 की दशक में जो है दुगनी वृद्धि हो गई थी सामानों की कीमतों में। ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन सिपाहियों की भर्ती की गई थी, चाहे वो सेना में भर्ती होना चाहते थे या नहीं होना चाहते थे, उनको जो है जबरन सेना में भर्ती कर लिया जा रहा था। 1919 और 2021 के दौरान भारत के कई हिस्सों में फसलें खराब हो गई थी, यानी उत्पादन कम हो गया था, जिससे कि लोग परेशान थे, किसान परेशान थे, कर देने में उनको दिक्कत हो रही थी। युद्ध खत्म होने के बाद भी ये हो रहा था कि युद्ध खत्म हो जाएगा तो हमारी मुश्किलें भी कम हो जाएंगी, लेकिन वो मुश्किलें कम नहीं हुई। आइए जानते हैं सत्याग्रह क्या था, सत्याग्रह के विचार के बारे में। सत्याग्रह भारत में औपनिवेशिक शासन से लड़ने का एक नया तरीका था। यह अत्याचार और अन्याय के खिलाफ एक गैर आक्रामक और शांतिपूर्ण जन आंदोलन था। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य को स्वीकार करने के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह एक नैतिक चेतना है, ना कि निष्क्रिय प्रतिरोध। सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में भारत लौट आए थे और भारत की स्थिति को देखते हुए गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में 1916 में मजदूरों के लिए आंदोलन किया था। गुजरात के खेड़ा जिले में उन्होंने 1917 में सत्याग्रह आंदोलन किया और अहमदाबाद में कपास मिल में काम करने वाले श्रमिकों के लिए उन्होंने आंदोलन किया। 1918 में सत्याग्रह आंदोलन इन्होंने श्रमिकों के लिए किया था। अब जानने की कोशिश करते हैं रोलेट एक्ट क्या था। 1919 में रोलेट एक्ट लागू हुआ। इस अधिनियम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। यानी कि रोलेट एक्ट वो एक्ट था जिसमें जो आंदोलन चल रहा था, आंदोलनकारी जो थे, उनको दबाने के लिए ये एक्ट लाया गया था और जो कैदी थे उनको जो है बिना मुकदमा चलाए जेलों में बंद कर दिया गया था। यानी सरकार का बहुत बड़ा जो है जनता के प्रति दबाव था, शोषण था। जानने की कोशिश करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के मैदान में भारी भीड़ एकत्रित हुई थी। यहाँ कोई मेला था, जो बैसाखी का मेला कहा जाता है, वो मेला चल रहा था। उसी में एक सभा भी चल रही थी, कोई सभा चल रही थी। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और बाहर निकलने के उसने सारे रास्ते उस बाग के बंद कर दिए थे और इसके बाद उसने जनता पर, भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये खबर फैलते ही उत्तर भारत में हड़तालें शुरू होने लगी। चारों तरफ जो है हाहाकार मच गया, जनता सड़कों पर उतरने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। जो सरकारी बिल्डिंगें थी जिनमें सरकारी ऑफिस थे उनको लोग तोड़ने लगे।
सरकार ने इसका जवाब क्रूरता के साथ दिया, यानी सरकार ने इसका क्रूरता के साथ जवाब दिया। जनता पर बहुत प्रताड़ना की, जो है जनता को पिटवाया, पकड़वाया, जेलों में बंद करवा दिया। और इसके बाद आया खिलाफत आंदोलन। खिलाफत का मतलब होता है किसी के खिलाफ आंदोलन करना। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व दो भाइयों ने किया था, ये थे शौकत अली और मोहम्मद अली। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए, खलीफा जान लें, खलीफा किसे कहते हैं, किसी जो है संस्था बनाई जाती है उसका जो नेता होता है उसे हम खलीफा कहते हैं। तो खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में यानी बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। उधर गांधी जी ने कांग्रेस को खिलाफत आंदोलन का समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग अभियान शुरू करने के लिए राजी कर लिया था। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई और ये असहयोग आंदोलन चलने के लिए तैयार हो गया, यानी चलाए जाने के लिए इसको स्वीकृति मिल गई। अब आंदोलन के भीतर अलग अलग क्या धाराएं थी। बच्चों, आज आपने जाना कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस तरह से हुई और खिलाफत आंदोलन कैसे शुरू हुआ और इसको शुरू करने वाले कौन कौन से लोग थे। अगले वीडियो में हम देखेंगे आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं क्या थीं।